नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हिंदी वर्णमाला का अगला भाग आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले इसके दो भाग बन चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में आइए देखते हैं आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके पहले क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नज़र उस पर हम लोग डालते हैं, एक बार देखते हैं। तो हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में व्याकरण के अंगों। व्याकरण के अंगों में आपने पढ़ा था, इसके प्रमुख 3 अंग हैं। पहला अंग वर्ण है, दूसरा शब्द है, तीसरा वाक्य है। मित्रों, ये जो पहला अंग है, व्याकरण का पहला पार्ट है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसी को पढ़ रहे हैं और आगे इसी को पढ़ेंगे। तो मित्रों, वर्ण क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं। वर्ण मीन्स होता है किसी चीज का रंग, रूप, आकार, स्ट्रक्चर, ढांचा इत्यादि। आपने अगर देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने बूढ़े लोगों को देशज भाषाओं में बोलते हुए सुना होगा कि किस वर्ण के हैं, किस वर्ण के हैं। वो वर्ण को वर्ण बोलते थे, वो देशज भाषा में बोलते थे। वही वर्ण है। वर्ण मीन्स होता है किसी चीज का रूप, रंग, आकार, प्रकार, ढांचा, ये होता है। तो वर्ण नाम रखा गया है इसलिए क्योंकि इसमें ध्वनियों को एक आकार दिया गया है। जैसे हमने बोला का, एक ध्वनि है, इस ध्वनि को एक आकार दे दिया गया है, का रूप दे दिया गया है। तो उसका एक रूप बन गया, एक आकार बन गया, इसलिए उसको वर्ण कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ, तो वर्ण के बजाय इसको अक्षर भी कहा जाता है। क्यों अक्षर इसको कहा जाता है? आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, जिस शब्द के पहले ये छोटा आ जुड़ जाता है, छोटा आ लग जाता है, वो उस शब्द में नकारात्मकता ला देता है। तो क्षर में आ जुड़ा है और बन गया है अक्षर। क्षर मीन्स किसी चीज का क्षरण होना, नाश होना, और आ मीन्स हो गया नहीं, अर्थात क्षरण ना हो, क्षरित ना हो, ऐसा, जिसका क्षरण ना हो ऐसा कहा गया वर्ण को। अच्छा, दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में इसे कहा गया अनासमान। यहाँ भी आ लगा दिया गया है। नासवान मीन्स होता है नाश होने वाला, आ मीन्स होता है नहीं, यानी जो ना नाश हो, जो नाश होने वाला ना हो। तो इसका भी तात्पर्य वही है, जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, एक ही बात है। अच्छा, इसका एक और नाम है ध्वनि चिन्ह। आपने अगर हमारे संस्कृत की वीडियो को देखा होगा तो उसमें माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ाया है, और माहेश्वर सूत्र ने हमें बताया है कि कैसे कैसे भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, और डमरू की ध्वनि से ही महर्षि पाणिनि ने कुछ अक्षरों का रूप रंग तैयार किया था, रूपरेखा तैयार की थी। तो एक प्रकार से वो ध्वनियाँ थी, इसलिए इन अक्षरों को, इन वर्णों को ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका वर्ण। इसी वर्ण को, व्याकरण के इसी पहले अंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या उसमें हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था वर्ण जो है वो, उसके 2 प्रकार होते, 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ये हमने पढ़ा। इसके बाद स्वर के बारे में संख्या को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो उसमें संख्या स्वरों की 11 यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा है स्वर के भेद, तो 3 हैं। 3 कौन कौन से भेद हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। स्वर का पहला भेद है ह्रस्व, दूसरा भेद है दीर्घ, और तीसरा भेद है पुल्ल। ये 3 भेद होते हैं। अच्छा, मात्राओं की बात यदि आती है, मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राओं मित्रों 11 को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें छोटा आ को नहीं लिया जाता है, क्योंकि छोटा आ का कोई मात्रा रूप होता ही नहीं है। छोटा आ को छोड़कर शेष सभी स्वर वर्णों का अपना मात्रा रूप होता है, लेकिन छोटा आ का कोई मात्रा रूप नहीं होता, इसलिए मात्राओं में इसको नहीं गिना जाता है। 1 निकालने के बाद आपका 10 बचता है, तो मात्राओं की संख्या 10 है। आगे क्या हमने पढ़ा? अब हमने स्वरों का कई आधारों पर अध्ययन करना शुरू किया, और उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले स्वरों को पढ़ा। तो उसके 2 भेद, 2 प्रकार होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर में आपका छोटा, छोटी, छोटा, ऊरी आता है,
और संधि स्वर में आपका संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर दोनों आता है, क्योंकि दोनों में दो अक्षरों को मिला करके बनाया गया है। कैसे बनाया गया है पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, संयुक्त में ए ऐ ओ औ 4 अक्षर आते हैं और दीर्घ में 3 अक्षर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और बात आती है संयुक्त स्वर तो 4 ही है, लेकिन यदि पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो इनको भी दीर्घ ही माना जाता है, अर्थात 4 और 3 कुल मिला के संधि स्वरों की दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो कुल मिला के 7 हो जाती है। इसको हमने जाना। इसके बाद कालमान के आधार पर स्वर तो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई। हर्ष में छोटे स्वर आते हैं, दीर्घ में बड़े स्वर और संयुक्त स्वर आते हैं। इसके बाद प्लुत में कैसा क्या है, प्लुत के लिए हमने विशेष वीडियो बनाया है, इसके पहले वाले भाग में है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये 3 प्रकार का कालमान के आधार पर हो गया। मित्रों, आज हम इस वीडियो में उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की क्या रूपरेखा है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, उसको देखते हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उच्चारण स्थान कितने होते हैं। उच्चारण स्थानों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो उच्चारण स्थान जितने भी हैं सभी हमारे मुख के अंदर हैं। तो मुख के आंतरिक भावों को हम समझने के लिए एक फिगर का सहारा लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो इस प्रकार यदि हम एक फिगर का सहारा लेते हैं तो इसमें हम लोग उच्चारण स्थानों को जानते हैं। सबसे पहले मित्रों, ये जो आप नीचे का भाग देख रहे हैं इसे ही कंठ कहा जाता है। ये आपका पहला उच्चारण स्थान है जिसे कंठ कहा जाता है। और कंठ उच्चारण स्थान के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे मुख का आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग का ऊपरी छत, ऊपरी भाग, जिसे तालु कहा जाता है। तो ये दूसरा उच्चारण स्थान आपका हो गया तालु। आइए और तीसरे स्थान को देखते हैं। तो तीसरे स्थान को देखने के लिए मित्रों, यहाँ पर हमारे मुख के आंतरिक भाग का जो ऊपरी छत होता है उसका अग्रभाग, यानी ऊपर के दांत के आंतरिक भाग के मसूड़े को लेकर के अग्रभाग जो होता है वो मूर्धा कहलाता है, उसे मूर्धा कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे दंत होते हैं और दंत के बाद और जब बाहर आते हैं निकलते हैं तो ये जो होता है हमारा ये ओष्ठ होता है। तो मित्रों ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान है। इन पांचों के अलावा नासिका भी आपका एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है अक्षरों के उच्चारण करने में। हालांकि इसका भी स्वर वर्णों में कोई यूज नहीं है, तो ये नासिका है। तो इतने कुल मिला के उच्चारण स्थान होते हैं। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के अक्षर। ध्यान रखिएगा, अभी हम केवल स्वर वर्णों को पढ़ रहे हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो आपके आ, ई, ओ, री, फिर ए ऐ, ओ और ये आपके स्वर वर्ण है। इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लिए उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान कैसे कैसे क्या है। तो उच्चारण स्थान आपने देखा महत्वपूर्ण 5 स्थान है। उच्चारण के आधार पर हम स्वर के अक्षरों का अध्ययन कर रहे हैं। उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर। इसे हम लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। तो मित्रों, किसी भी ध्वनि को अपने मुख से निकालने के लिए, किसी भी आवाज को अपने मुख से निकालने के लिए सबसे पहले हम वायु को
अंदर फेफड़े के अंदर वायु को जमा कर लेते हैं, भर लेते हैं और फिर उसी वायु को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो श्वास नली होती है, यहाँ जो श्वास नली होती है, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो श्वास नली को हम यहाँ पर कुछ ऐसी क्रिया करते हैं कि हवा यहाँ से रगड़ खाती हुई बाहर निकले। इस श्वास नली को हम पिचकाते हैं या टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं कि हमारे फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु रगड़ खाकर बाहर निकले। और जब यह वायु इस नलिका से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है तो उस रगड़ खाने के नाते वहां से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मित्रों, आपने देखा होगा या आपने बचपन में किया होगा, किसी भी वनस्पति जिसके अंदर ऐसे पोल हो उसको तोड़ करके और उसका ये सिरा आप जो है दबा देते थे और फिर इसको मुंह से फूंकते थे तो उससे एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती थी। क्यों वो हवा निकलती थी? क्योंकि इस सिरे से वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती थी और उसी घर्षण करने के नाते ही एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी। ठीक वही क्रिया हम अक्षरों को, ध्वनियों को बोलने के लिए करते हैं। फेफड़े से जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो कंठ में जो श्वास नलिका है उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, पिचकाते हैं, जिससे हवा वायु रगड़ खाती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और उससे एक आवाज उत्पन्न होता है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें आपके जीवा की क्या कलाकारी है, आपके जीव का क्या काम है। तो जब यहाँ से कोई ध्वनि रगड़ खाते हुए हवा जब निकलती है तो कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो हमारी जीवा जो है उसको एक प्रकार से ट्यून करती है, आवाज को स्पष्ट करती है, आवाज में सुर लाती है, लय लाती है। कैसे? जब हमारे मुख से हवा घर्षण काटती हुई बाहर निकलती है, एक आवाज उत्पन्न होता है तो हमारी जीभ मुख के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं जा करके उस ध्वनि को एक विशेष प्रकार की आवाज बना देती है, उस ध्वनि को ट्यून कर देती है। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा कि ऐसे अक्षरों को बोलने से हमारी जीवा तालु को टच करती है, ऐसे अक्षरों को बोलने से हमारी जीवा दांत को टच करती है। क्यों करती है? इसीलिए करती है कि जीवा इधर उधर ऊपर नीचे कहीं होकर के एक विशेष आवाज उत्पन्न करती है। मित्रों, यही कलाकारी है, यही कारण है कि हमारे मुख से कोई ध्वनि निकलती है। जैसे यदि हमको ई बोलना हुआ तो हम यहाँ से वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकालते हैं ई, लेकिन ई बोलने के लिए हम अपने जीभ को तालु से सटाते हैं ई, तब यह आवाज स्पष्ट निकल पाती है। तो ये रीजन है ध्वनियों को निकलने का। यहाँ से वायु हम निकालते हैं श्वास नली से और धीरे धीरे मुख से जो निकलता है तो जीभ की बहुत बड़ी कलाकारी होती है। अच्छा, अक्षरों को बोलते समय जीभ हमारे मुख के आंतरिक भाग को जहां जहां स्पर्श करती है, विभिन्न प्रकार के अक्षरों को बोलते समय हमारी जीवा जिन जिन स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, छूती है, वो सभी स्थान उच्चारण स्थान कहलाते हैं या फिर स्पर्श स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान या फिर स्पर्श स्थान कहलाते हैं। उन्हीं स्पर्श स्थानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि एक उच्चारण स्थान कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है और फिर बाद में ओष्ठ है। अब परीक्षाओं में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अक्षर कैसा अक्षर है या फिर इस अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये याद करने वाली बात होती है, लेकिन आज जिस प्रकार से आप पढ़ेंगे याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही समझ लेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि स्थान कितने हैं और उन स्थानों से कौन कौन से स्वर वर्णों को बोला जाता है। तो देखिएगा, स्थानों में आपका सबसे पहले कंठ है, सबसे पहले कंठ है, कंठ के बाद तालु है, तालु है और तालु के बाद मूर्धा है और मूर्धा के बाद दंत है और दंत के बाद लास्ट में ओष्ठ है। और यहाँ पर मित्रों दो स्थान अभी हम खाली छोड़ रहे हैं बाद में समझने के लिए। तो कुल मिला के हमको 1, 2, 3, 4 और 5 महत्वपूर्ण 4 स्थान मिले हैं।
अब देखते हैं कि उच्चारण स्थान के लिए कौन सा अक्षर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंठ के अंतर्गत आपका छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों ही वर्ण आते हैं। और इसके बाद देखते हैं तालों में। तो तालों में आपका छोटी ई और बड़ी ई, दो अक्षर ताल इनका आसपास स्थान है। मूर्धा में, तो मूर्धा में आपका री है। आगे बढ़ते हैं दंत में। तो दंत में मित्रों स्वर का कोई भी अक्षर नहीं है। ओष्ठ में आते हैं, तो ओष्ठ में आपका छोटा ओ और बड़ा ओ है। अभी आपके ये नीचे के 4 अक्षर बच रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान हमको नहीं पता है, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं 2 अक्षरों को, ए और ए, और यहाँ पर रखते हैं 2 अक्षरों को, ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान कैसे हम पता लगाएंगे? तो इनको भी हम आपको ऐसा आइडिया, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। अभी इसको देखिए, स्थान को हम देखते हैं तो स्थान को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर हाथ रख दें तो कंठ है, आगे बढ़े तो हमको ताल मिलेगा, ताल के आगे बढ़ेंगे तो छत का अग्रभाग, दांत का मसूड़ा, ये अग्रभाग हमारा मूर्धा हो जाएगा। और आगे आते हैं तो दंत हमको मिल जाएगा, और बाहर आ जाते हैं तो आउटर में हमको ओष्ठ मिल जाएगा। ये आपका क्रम बना हुआ है, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको प्रत्येक स्थान मिलता चला जाएगा उसी क्रम में। जी हाँ, उसी क्रम में वर्णमाला के 2-2 अक्षरों को यदि आप गिनेंगे तो उसी क्रम में आपको स्थान मिलता चला जाएगा। जैसे पहले आपको छोटा बड़ा मिला, फिर आपको छोटी बड़ी मिली, फिर री और फिर उ। अब ध्यान देना है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है या फिर ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके पहले मित्रों, इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ाया है, अगर नहीं वीडियो आपने देखा है तो देख लीजिएगा। ये जो अक्षर है ए, यह एक संयुक्त अक्षर है, आपको बताया गया है। संयुक्त अक्षर यानी 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ वर्ण, मिलकर बना हुआ अक्षर। तो आपको बताया गया ये अक्षर जो बना है, ये बना है आ और ई के मेल से। और ये जो अक्षर बना हुआ है, ये अक्षर बना है आ और ए के मेल से। ये दोनों अक्षर बना हुआ है। तो मित्रों जब एक अक्षर में 2 अक्षर मिले हुए हैं और दोनों अक्षर अलग अलग हैं और दोनों अक्षरों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान ताल है। तो 2-2 उच्चारण स्थान मिलाकर के एक अक्षर को बोला जा रहा है, तो उच्चारण स्थान इसका 2 होगा। इस प्रकार ए का उच्चारण स्थान कंठ और ताल हो जाएगा। ओ में आपने पढ़ा है, ओ जो बना है वो आ और उ दोनों से आपका ओ बन गया है। इसके बाद इसी ओ को आ के साथ मिला दिया गया है, आ और ओ से आपका आ बना हुआ है। इसमें भी आपका 2 उच्चारण स्थान है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आपने पहले जाना है, और उ का उच्चारण स्थान आप देख ही रहे हैं ओष्ठ है। तो इस प्रकार कंठ है और ओष्ठ, ये दोनों उच्चारण स्थान है ओ का। इस प्रकार हम सबको आराम से याद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात हमको देखने को मिलती है, वो बात ये है कि ये उच्चारण स्थान दंत है, यही एक ऐसा उच्चारण स्थान है जिससे किसी भी स्वर के अक्षर को नहीं बोला जा सकता है या नहीं बोला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया बनता है। क्वेश्चन बनता है, आपका प्रश्न बनता है कि स्वर वर्णों को कितने उच्चारण स्थानों से बोला जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। इसमें यदि मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 4, ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो यहीं से आपका आंसर आपको मिलेगा।
तो 4 स्थान के लिए हम गिनते हैं स्वरों के लिए, तो 1 2 3 इसको नहीं लेंगे, 4 5 और ये 6। इस प्रकार स्वरों के लिए 4 स्थान 6 हैं। ये दंत नहीं लिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार आप उच्चारण के स्थान पर अक्षरों को याद करेंगे। उच्चारण के स्थान पर अक्षरों को याद करके आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप याद कर लेंगे, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए का कंठ तालु है और ओ का कंठ ओष्ठ है। इस प्रकार प्रत्येक स्वर के अक्षरों का उच्चारण स्थान आप याद कर लेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से। और बात करते हैं इन अक्षरों के बारे में, थोड़ा सा और कुछ और जानकारी लेते हैं। इसमें मित्रों, इस अक्षर को कहा क्या जाता है, इन अक्षरों का उच्चारण के तौर पर क्या नाम दिया गया है, उस पर ध्यान देते हैं। तो मित्रों, इस अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन अक्षरों को कहा जाता है कंठ वर्ण। और इन अक्षरों को क्या कहा जाएगा, इसी प्रकार इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है, तालव्य वर्ण। इसी प्रकार आप समझ ही गए होंगे, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो री को कौन सा वर्ण कहा जाएगा, री को मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा, मूर्धन्य वर्ण। इसी प्रकार उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो उ और उ को आप समझ सकते हैं ओष्ठ वर्ण कहा जाएगा। और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो इसको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाएगा। और अंतिम में ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है, इसको कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है, या निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है। तो यहीं से आप इसका आंसर देंगे, मूर्धन्य वर्ण री है, तालव्य वर्ण ई है, कंठ वर्ण आ है, ओष्ठ वर्ण उ है, कंठ तालव्य वर्ण ए और अ है, कंठ ओष्ठ वर्ण आपका ओ और औ है। तो मित्रों, इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर हम स्वर के अक्षरों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक स्वर के अक्षरों का उच्चारण स्थान बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है अक्षरों का, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, या फिर यहाँ से पूछा जा सकता है उन अक्षरों का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या नाम है, या फिर उच्चारण स्थानों की संख्या से पूछी जा सकती है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपका इसी में है। इसको ध्यान से आप देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा क्या समस्या आपको, क्या प्रॉब्लम है। तो ये उच्चारण के स्थान पर वर्ण हो गया। इस वीडियो में, इस भाग में आपने उच्चारण के आधार पर पढ़ा। इसके पहले वाले भाग में उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर आपने जाना था। इस प्रकार धीरे धीरे हम वर्णमाला के एक से एक प्रत्येक तथ्य का अध्ययन करेंगे और बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और कोई भी तथ्य नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मित्रों में अपने शेयर जरूर करिएगा। कम से कम 10 मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।